अब देखिए, जब उसी में ये आगे बढ़ता है तो ये हमारी संख्या, वर्ग और पहचान अंक आ जाते हैं। तो कुछ क्वेश्चन हल करके देखते हैं कि जो अपन ने बात करी वो कहाँ तक फिट बैठ रही है। देखिए, एक प्रश्न लेते हैं कि दी गई संख्याओं के बीच की पूर्ण वर्ग संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो अभी कह रहे हैं 30 और 40 के बीच, तो 30 और 40 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। जैसे जैसे प्रश्न बढ़ेंगे तो सवाल उठेंगे। तो 30 और 40 के बीच कितनी, तो 30 और 40 के बीच हमको कहाँ पर, तो अगर हम ये संख्याएं जैसे 1 से लेके 10 और 10 से 11 से 20, ये संख्याएं हैं हमारी, इनका वर्ग यदि हमें याद है पहले से, और दूसरा उनका पहचान अंक यानी इकाई के अंक में क्या आता है, ये अगर हम मेमोराइज कर लें, ध्यान कर लें, तो हमारे सारे काम एकदम आसान हो सकते हैं। देखिए 30 और 40, अगर हम सोचें 30 कहाँ पर आता है, 30 ध्यान करिए, 30 5 5 25 यानी इस रेखा, और 40 कहाँ आता है, इस लाइन में। ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 30 और 40 के बीच की पूर्ण वर्ग संख्याएं तो कितनी है, एक ही तो है, और वो है 36। अब कैलकुलेशन कहाँ तक लगाओगे आप, कैलकुलेशन लगाने के वक्त थोड़ी होता है, ये ध्यान रखना पड़ेगा कि 5 का 25 होता है, 7 का 49, तो उसके बीच में केवल एक, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, क्रम से यही बढ़ रहा है। पूर्ण का मतलब होता है पूरी पूरी, और दशमलव और बटे कर नहीं सकते। तो 5 और 7 का वर्ग होता है 25 और 49, तो इनके बीच में केवल एक ही संख्या आती है, वो है 36, और वो किसका वर्ग होती है, 6 का। तो पूछ क्या रहा है कि दी गई संख्याओं के बीच की पूर्ण वर्ग संख्याएं, तो इसमें कुल है एक ही वो संख्या है, उसका नाम है 36। इसका ले लीजिए 50 और 60 का, देख लीजिए 50 और 60 के बीच में, तो 50 कहाँ आता है, 49, 50 के पहले, उसके ठीक पहले और बाद का देख लीजिए, तो 50 के पहले क्या आता है 49, और बाद में 60 के बाद क्या आता है 64। इन दोनों के बीच में क्या कोई है, न 7 और 8 के बीच में कोई गैप ही नहीं है, तो कोई गैप ही नहीं है तो कोई संख्या ही नहीं आएगी। इसमें कौन सी आएगी, इसमें तो आ गई 36, और इसमें क्या है, इसमें तो कोई संख्या ही नहीं। इसलिए हम पता कर सकते हैं कि 50 और 60 के बीच में कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इससे ये पता चलता है आपको। तो आपको ध्यान रखना है कि पहले से 50 क्या उस रेंज पे आ रहा है इसमें, या ठीक उसके ठीक पहले क्या आता है, तो 50 के पहले 49 आ रहा है, मतलब उस लाइन के पहले। और 60 के बाद क्या आता है, 60 के बाद कौन सा आता है, 8 वाला आ रहा है 64, यानी 50 के पहले 49 और 7 जिसका कि 7 से शुरू हुआ था, और 8 का वर्ग होता है 64। इसका ये पता चलता है कि दोनों के बीच में कोई भी संख्या नहीं है। 8 और 7 के बीच में कौन सी, कोई नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं। ऐसे तो बहुत सारी परिमेय संख्या निकल आएंगी, लेकिन दोनों के बीच में कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। हमको निकालना क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या। हम पढ़ रहे हैं वर्ग और वर्गमूल, ये ध्यान रखना है। तो इसमें कोई भी संख्या नहीं है। एक और ले लेते हैं 200 और 300 के बीच। देखिए लिस्ट ध्यान करिए, 200 कहाँ आता है, 200 अगर हम ध्यान करें 13 14 15 16 17 ऐसा करके, तो देखेंगे कि 200 के पहले क्या आएगा, 14 का वर्ग जो होता है 196 196, और 300 कहाँ आता है, 300 जाता है 18 में, 18 का वर्ग होता है 324। ये ध्यान रखना हमको। तो जब हमको ये पता चल गया कि 200 और 300, 200 के पहले क्या है 14 का निकल गया, और इसके निकल गया 18 का, तो कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, ये 3, यानी कि वो हो जाएगी 225, 256 और 289। ये 3 हमारी पूर्ण वर्ग संख्याएं निकल कर आती हैं। ये हमें समझ में आ रहा है। तो इस तरह हम इनको जानने की कोशिश करेंगे। अब इसी में एक चीज बात समझ में आ रही है, यानी कि अगर 200 और 300 के बीच में, तो 200 देख लीजिए 196 के बाद 200 आता है, तो पहला संख्या आ रही है 225, फिर 256 और तीसरा 289, यानी 15 16 17 के जो वर्ग हैं वही 200 से 300 के बीच में आ रहे हैं। बीच में 18 नहीं आएगा, क्योंकि 18 300 से ज्यादा है, और हमें निकालना है 200 से और 300। इस तरह के ये प्रश्न जो है कंपटीशन में पूछे जाते हैं, तो आपको ये पूछ लेता है अधिकांश से, ये भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन से आएंगे या कितनी। यहाँ पर क्या पूछा है, दी गई संख्याओं के
पूर्ण वर्ग संख्याएं लिखे, तो अभी तो इसमें ये निकालने को पूछ रहा है। और अगर कई बार ये पूछ लेते हैं कि कितने, इसका तो आंसर 1 आएगा, इसका आंसर 0 आएगा, इसका आंसर 3 आएगा। ये इस तरह हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसी में दूसरा प्रश्न लेते हैं, एक और दिया है, क्या हम कह सकते हैं कि निम्न संख्या पूर्ण वर्ग है? देखो जी, इसको भी समझने की कोशिश करें। इसी में लेते हैं, तो इसको भी थोड़ा सा सफाई कर दें। ठीक है, इसको भी साफ कर दीजिए। अब देखिए, क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ले रहे हैं कि जैसे एक संख्या दी है 10572345 एक संख्या है, ये दूसरी, ये तीसरी 7928, ये चौथी लीजिए 22222, और ये पांचवी लीजिए 1069, और ये छठवीं लीजिए 2061। अब ये कह रहे हैं कि निम्न संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। क्या कह सकते हैं? क्या निम्न संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं? पूर्ण वर्ग संख्याएं है। अभी हम पढ़ रहे हैं ये वाला पार्ट, अभी इसमें नहीं घुसे हैं, अभी इसी पर चल टिके हुए हैं। तो सबसे पहले ये पूरा क्लियर हो जाए, तब फिर हम इस पर बात करेंगे। अब देखिए, क्या निम्न संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं? अभी अभी हम इसके ठीक पहले हम लोग स्टडी कर रहे थे कि कोई संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं। तो उसका तरीका क्या है? पहचान चिन्ह। पहचान चिन्ह में क्या देख रहे हैं कि अगर 1 4 9 6 5 या 0, उधर भी देख लीजिए, अगर ऐसा आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि वो वर्ग संख्या हो सकती है। अभी थोड़ा सा एक यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन आएगा। यहाँ पर तो हम कह रहे हैं कि ये हैं, ये संख्याएं हैं, लेकिन अभी जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा। क्या कॉम्प्लिकेशन बढ़ रहा है? कि सचमुच ही है, बहुत सारी ऐसी संख्याएं हैं जिनमें ये हो सकते हैं, तो वो पूर्ण वर्ग नहीं भी होंगी। अब इस पर भी काम करना है हमको। तो पहले अभी तो सिर्फ हो सकती हैं, इस पर काम करना। क्या है? तो हम केवल ये जानने की कोशिश करें हो सकती हैं कि नहीं। तो पहले जिनके इकाई अंक पे क्या ये आ रहे हैं, क्या 1 4, ये इसके इकाई अंक पर क्या है 7। और अभी हमने पढ़ा था कि 2 3 7 और 8 कितना, 2 3 7 और 8, यही संख्या तो गायब है यहाँ से। इनके इकाई अंकों से देख लीजिए, यही संख्याएं गायब हैं। अगर ये आते हैं तो हम बोलेंगे कि ये तो हो ही नहीं सकती। सकना लगाना है ना, अभी एग्जैक्शन तभी उस पर काम करेंगे आप। अगर वो आ गया तो कह देंगे हाँ जी है, और नहीं आया तो नहीं। तो हमें सबसे पहले पहचान से याद रखना है यहाँ पर एक नजर में। तो 2 3 7 8 है, कहीं दिख रहा है, यहाँ 7 दिख रहा है, तो ये फेल हो गया। फिर ये भी, इसमें भी इकाई में 3 है, तो ये भी फेल हो गया। यहाँ इकाई में 8 दिख रहा है, ये भी फेल हो गया। इकाई में 2 दिख रहा है, तो ये भी फेल हो गया। यानी ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पर 9 आ रहा है, 9 यहाँ भी आ रहा है, इसका मतलब ये हो सकता है, संभावना है। अब हो सकता है, यहाँ पर ये चीजें जो पहचान है कि हो सकता है दिखा रहे हैं, बीच में बहुत ऐसी संख्याएं आएंगी कि ये होंगे भी, पर पहचान अंक दिख रहे हैं लेकिन नहीं भी होंगे। इस पर अभी कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा, लेकिन अभी तो केवल एक निगाह से देख के ही काम चलाने वाली जो तरीका है वो इतना ही। फिर इसके आगे दूसरा चर्चा करेंगे हम।
यहां पर देखिए एक दिख रहा है, यहां भी एक दिख रहा है, तो ये भी हो सकता है। अब है या नहीं, इस पर थोड़ा आगे बढ़ के काम करेंगे। अब इसको आगे देखिए, यहां पर कुछ संख्याएं लिखी, जैसे एक, ये वाला एक किसका वर्ग है? एक का। एक का वर्ग एक, ये लिख लिया। फिर एक किस में आ रहा है? यहां पर देखिए 81 में, ये 81, 81 किसका था? 9 का। 121 देखिए किसका वर्ग है? ये 11 का। और 361 किसका है? 19 का। और इसी तरह 441 किसका है? 21 का। इधर एक और सारणी ले लेते हैं। यहाँ 16 किसका वर्ग होता है? 4 का। 36 किसका होता है? 6 का। 196 किसका वर्ग होता है? 14 का। और 256 किसका वर्ग है? 16 का। इसका मतलब ये देख के क्या समझ में आ रहा है कि जिसका वर्ग यानी जो वर्ग संख्या है उसकी यदि इकाई पर एक 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 कहीं भी आ जाए तो वो कौन सी संख्या हो सकती है? तो हमें सिर्फ ध्यान ये रखना है, या तो वो एक होगी या 9 होगी, एक होगी या 9 होगी। यानी हमको दो चीजों पर ध्यान देना है। अगर इकाई अंक पर किसी वर्ग संख्या के इकाई अंक पर एक आ गया तो उसका अगर हम संख्या पहचानने की किस अंक से बना हुआ है तो हमें सिर्फ किस पे ध्यान देना है? या तो वो एक होगी या 9 होगी। इधर देखिए, जिस वर्ग संख्या के इकाई अंक पर 6, जैसे तो 16 पर 6, 36 पर भी 6 है, 196 पर 6 है और ये भी 256 पर 6, तो हम कहाँ ढूंढेंगे कि किसका वर्ग हो सकता है? अब हमें ज्यादा इधर उधर परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमें ये थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि 16 है और या 6 जिसके इकाई अंक पर होगा तो हमें सिर्फ ध्यान रखना है या तो वो 4 पे खत्म होगी या 6 पर खत्म होगी, या वो इकाई अंक पे उसके 4 होगा या 6 होगा, 4 होगा या 6 होगा। इससे समझ में आ रहा है। इन जनरल अगर हम यहाँ पर पूरी सारणी अगर हम दिमाग में रखें तो बहुत आसान तरीके से समझ सकते हैं कि जिसके इकाई अंक पर शून्य हो, यानी कि यहाँ वर्ग के इकाई अंक पर शून्य हो तो वो संख्या ये वाली होगी, यानी उसके इकाई अंक पर भी शून्य होगा। अब वो अलग बात है कि जब वर्ग में हमेशा जोड़े में आता है, शून्य हमेशा जोड़े में आता है, ये ध्यान भी रखना है पहचानने के लिए। तो एक सामान्य तरीका ये है कि अगर जिसके इकाई अंक पर शून्य है तो वो संख्या सीधे सीधे शून्य वाली पकड़ लीजिए कि उसका इकाई अंक भी शून्य होगा। यदि वर्ग संख्या शून्य पर समाप्त होती है तो उसका इकाई अंक भी यानी कि उसका मूल अंक भी शून्य वाला ही होगा। यहाँ पर देख लीजिए, जिस यहाँ पर 5 वाला भी देख लीजिए, तो जिसके वर्ग के इकाई अंक पर ये वर्ग के इकाई अंक पर 5 आ रहा हो तो उसका मूल अंक भी 5 ही होगा। ये दो चीजें क्लियर। अब आगे देखिए, जैसे जिसके वर्ग के इकाई अंक पर 1 1 आ रहा है, ठीक है, और सामान्य तरीके से, तो वो कौन सी संख्याएं हैं? 1 और 9 यहाँ पर देख ही चुके हैं। आगे बढ़िए थोड़ा सा, बस इसी तरह को ध्यान करिए। यानी शून्य को आप कर लीजिए, 5 को 5 वाले से मिला लीजिए, फिर 4 से देखिए किनारे किनारे ये 4 4 इसमें आ रहे हैं, तो वो कौन सी संख्या है? वो हो जा रही है 2 और ये 8। आप आसानी से पहचान सकते हैं। यानी कि जिस वर्ग संख्या के इकाई अंक पर 4 आ रहा हो, वर्ग संख्या के इकाई अंक पर 4 आ रहा हो तो वो कौन सी संख्या हो जाएगी? या तो वो 2 हो सकती है या उसका इकाई अंक 8 हो सकता है। फिर इसी तरह देखिए 9 वाले में भी पकड़ लीजिए, ये देखिए जिसके इकाई अंक पर 9 आ रहा है तो वो कौन सी संख्या हो जाएगी? या तो वो 3 होगी या 7 वाली होगी। और जिसके इकाई अंक पर 6 आ रहा है, ये देख लीजिए, तो वो कौन सी संख्या होगी? या तो 4 होगी या 6 होगी। यही हाल इधर भी करके देख सकते हैं आप। तो ये आपके याद करने का तरीका है। मतलब ये ग्राफ अगर यहाँ से 0 से 0 मिला लिए, 5 से 5 मिला लिया, तो फिर उसके बाद एक एक करके मिलाते चले जाएं, आपको अंक इधर से निकलते चले आएंगे। यानी वर्ग संख्या दी हुई है तो मूल अंक किससे बना हुआ है, ये इकाई अंक देखकर आप आसानी से पहचान सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं। अब ये प्रश्न लिखते हैं यहाँ पर कि निम्न संख्याओं का वर्ग करने पर उनके इकाई स्थान पर क्या होगा। ये बहुत इस तरह के प्रश्न आते हैं और आपको ये देख के घबरा नहीं जाना। जैसे यहाँ पर लिखा 1 2 3 4 4 अक्षर का, अब आप कहेंगे इतना कितना गुणा करके बैठे रहेंगे। यहाँ पर भी देखिए 2 6 3 8 7 5 2 6 9 8 9 9 8 8 0 2 1 2 2 2 9 1 0 6। जब इस तरह के प्रश्न मिल जाए तो आपको केवल ये देख के नहीं घबराना है,
वो कह क्या रहे हैं, वो ये ध्यान देना है कि निम्न संख्याओं का वर्ग करने पर उनके स्थायी स्थान। अब इतना आप 1 2 3 यानी कि 1234 1234 का 1234 से पहले गुणा करेंगे, फिर इकाई अंक ढूंढेंगे तो बहुत तो काम ही खत्म हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, आपको इतना दिमाग नहीं लगाना, आपको केवल ये ध्यान रखना है इकाई अंक यानी कि 4 को, ये अभी हमने सारणी याद करी कि यदि 4 आ रहा है तो 4 वाला कहाँ पर आएगा, 4 वाला या तो इसमें आएगा या तो इसमें आएगा। देख लीजिए, तो 4 का वर्ग क्या होता है, 4 छको 16, सीधा सीधा हमारे 4 का किसमें खत्म होता है, 6 में। तो जिसके इकाई अंक पर 6 आएगा, यानी कि हमको कैसे पता करना है, निम्न संख्या को वर्ग करने की इकाई स्थान पर क्या होगा, ये वाला पकड़िए बस 4 का। तो 4 का वर्ग होता है 16 और 16 का मूल अंक बना 6, इन 4 का ये बनेगा कितना, 16। तो 16 का मूल अंक कौन बना, इधर लिख लेते हैं, यानी कि हमारे जो भी इसका गुणा भाग करेंगे यानी इसका जो भी वर्ग करेंगे तो उसका इकाई अंक कौन सा बनेगा, 6। इस पर यानी 4 होगा तो हमको 6, ध्यान दिखिए, जिसके इकाई अंक पर 4 आ रहा है इन संख्याओं का मूल अंक पर, तो उसका वर्ग का इकाई अंक क्या आ रहा है, पहचान अंक आपको याद रखना है 4 का 6 वाला, अभी लिस्ट में अभी याद किया आपने। 7 वाला जिसके इकाई अंक पर 7 है, तो 7 वाला किसमें जा रहा है, 9 पर। ये देखिए, बस सीधा फट से उठा के लिख देना है आपको कि इसके वर्ग करने पर इकाई अंक क्या होगा, जिसके इकाई, यहाँ पर भी देख लीजिए 7 वाला, ये 17 किस पे जा रहा है, 9। बस आप इसको पकड़ लीजिए, यहाँ 8 है तो 8 पकड़ लीजिए, 8 कहाँ पर जा रहा है, 8 का खत्म हो रहा है 4 पर, जहां 8 आ जाएगा बिंदास तरीके से आप 4 लिख दीजिए, उसके इकाई अंक पर होगा ही। 0 है तो 0 का भी 0 पर ही समाप्त होता है, अभी अभी लिस्ट देखा है आपने, ये देखिए। 2 है तो 2 का देख लीजिए, 2 का कहा जाता है, 2 जाएगा जब भी होगा तो वो जाएगा 4 पर, देख लीजिए चाहे कहीं भी देख लीजिए, ये जहां भी 2 आएगा वो 4 पर जाएगा। ये लीजिए, तो यहाँ पर 2 है तो इसको बिंदास तरीके से लिख दीजिए कि वो 4 होगा उसका आंसर, ठीक है। और ये सॉरी 8 का है यहाँ पर, और 2 का भी 4 होता है, ये याद रखना है। अब 6 है तो 6 का केवल कितना होता है, देख लीजिए 6 का किस पे जा रहा है, 6 पर, देख लीजिए ये 6 पर आ रहा है। तो आप ये बिना सोचे मतलब ज्यादा दिमाग लगाए केवल ये लिस्ट याद रखी, एक लाइन भी अगर आपने याद कर ली है तो बस इकाई अंक मिलाते जाएंगे, ये आपकी लिस्ट पूरी होती जाएगी। अब थोड़ा सा इसका आगे बढ़ते हैं इसकी, अब इधर थोड़ा सा आगे बढ़ के देखते हैं कि जो अभी अभी हमने सारणी देखी, अब उस सारणी को थोड़ा सा समराइज करते हैं और इस पर हम कुछ सवाल हल करने की कोशिश करेंगे। समराइज ऐसे कर रहे हैं कि किसी भी संख्या का वर्ग सम संख्या ही होती है, ये भी अब आगे बढ़ना है हमको। जैसे अभी कोई संख्या 2 लेते हैं तो आप देख रहे हैं 2 का वर्ग 4 है, 4 यानी सम संख्या का वर्ग, 4 चौके 16, 6 का 36, फिर 8 का 64, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। तो आप देखेंगे सभी संख्या के इकाई अंक पर वो जो संख्या आएगी सम संख्या वाले का, वो भी सम ही मिलेगी। इसी प्रकार इधर भी देखेंगे विषम संख्या वाली, तो उसमें विषम संख्या ही आएगी। देख लीजिए 3 का 9, 5 का 25, 7 का 49, 9 का 81, 11 का 121, यानी जो इकाई अंक आ रहे हैं उस पे भी विषम संख्या ही मिलेगी। ये दोनों अपना आगे आगे समझना पड़ेगा, इस तरह के भी हम सवाल हल करेंगे अभी थोड़ी देर में। तो ये ध्यान रखना है कि कोई भी इकाई अंक अगर लिखा हुआ है, अगर बहुत सारे ऑप्शन दे दें तो देख लीजिए पहले किसका दिया हुआ है, इकाई सम संख्या वाला है तो आंसर में सम संख्या की तरफ ही बढ़ना है आपको, और अगर विषम संख्या दिया हुआ है तो पहचानने के लिए हमको विषम संख्या वाला ही ढूंढना है, सम संख्या की तरफ नहीं जाना, बेवजह समय वहां नहीं लगाना। और तीसरा ये कंडीशन कह रहे हैं कि किसी वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या केवल सम होती है। इसका मतलब ये हो गया, जैसे यहाँ पर अगर 10 है तो इसका भी जो होगा 10 दाहम 100, यानी लास्ट में ये बनेगा, ऐसा नहीं हो जाएगा कि ये ऐसा 3 शून्य आ जाए, यानी ये विषम संख्या वाले शून्य नहीं आएंगे, ये ध्यान रखना है। यानी कि जो भी हमारे को ये जो आएंगे वो सारे के सारे शून्य ऐसे वाले आएंगे, विषम वाले नहीं आएंगे। ये हमेशा जब भी आएगा वो सम संख्या के साथ ही आएगा, यानी अगर इधर 1 शून्य लगा है तो इधर 2 शून्य आएंगे, इधर 2 शून्य ऑलरेडी लगे हुए हैं तो यहाँ पे 2 और शून्य ऐसे आएगा।
यदि यहाँ पर 3 शून्य लगे हुए हैं तो इसका जो वर्ग होगा वो 3 शून्य का पेयर बन के आएगा, ये ध्यान रखना है हमें। यानी कभी भी 3 शून्य लगा है तो हम पता गलतीबाजी से 3 का 4 कर दें कि चलो जी 1 शून्य बढ़ा दें हमारा काम चल जाएगा, नहीं, वो शून्य 2 शून्य लेके आएगा, यानी 1 शून्य अपने साथ 2 शून्य लेके आएगा, ध्यान रखना है यहाँ, ठीक है जी। यानी कि जितने शून्य इधर रहेंगे उसका डबल उधर आएगा, यानी वो सम संख्या में ही आएगा, ध्यान रखना है। अब ऋणात्मक संख्याओं के वर्ग सदैव धनात्मक होते हैं, ये थोड़ा सा टिपिकल मामला हो सकता है। तो ये जैसे कि अभी गणित में क्या होता है, गणित में अगर ऋण 2 में आप ऋण 2 जोड़िए, कैसे ऋण 2 में ऋण 2 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, ऋण 4। लेकिन गणित में ऋण 2 में ऋण 2 का गुणा करेंगे तो ये बन जाता है धन के 4। इस पर काफी डिस्कशन होगी आगे। अब ये होता कैसे है, ये ठीक उसी प्रकार है, ऋण में ऋण आपस में किसी समस्या से ही कहते हैं ना कि धीरे धीरे निपटो तो समस्या बड़ा सर को प्रेशर बढ़ा देती है, गुणा क्या कर देता है उस पर तो हावी हो जाता है। हावी हो जाता है का मतलब ठीक है, ये कहानी कुछ इस तरह हो जाती है कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, दरियाओं का चक्कर छोड़ो, तैर कर नदियां पार करो। तो ये जी कुछ इसी तरह की कहानी है। अभी आगे इस पर और भी डिस्कशन करेंगे। तो अभी ये हम केवल ये ध्यान रखने हैं कि ऋण का जब भी वर्ग होगा तो वो धन में बदल जाएगा। अभी आगे बात बढ़ेगी तो ऋण का जब घात 3 होगी तो फिर से ऋण में आ जाएगा। इस पर अभी आगे चर्चा होगी, धीरे धीरे क्रम से चलते हैं अभी। तो जी दो जिसमें घात 2 होगी वो धनात्मक की तरफ चला जाएगा, ये ध्यान रखना आपको। यानी कि ऋणात्मक संख्याओं का जब भी वर्ग होगा उसको आप कहाँ ढूंढेंगे, धनात्मक रूप में देखेंगे। और अंत में फिर वही वाली बात कि किसको देख के हम कह दें कि इस पर ज्यादा ध्यान मत दो, क्यों, क्योंकि ये वर्ग हो ही नहीं सकता। तो किसी भी दी हुई संख्या के अंत में यदि इकाई स्थान पर 2 या 3 या 7 या 8 कोई भी इनमें से एक अंक आ जाए तो कह दीजिएगा कि वो पूर्ण वर्ग संख्या कभी नहीं होगी। अब इस पर कुछ सवाल हल करते हैं तो और स्पष्ट हो जाता है।